मेरे सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई एम बैक आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days। 2 दिन कुछ पर्सनल इश्यूज रहे, कुछ पर्सनल इमरजेंसीज रहीं, कुछ और ऐसा काम था जिसको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना था, तो जिसकी वजह से मैं 2 दिन आपके आज सेशन नहीं ले पाया। ये 2 दिन कौन से थे? मेरे ख्याल से थर्सडे एंड फ्राइडे। आज सैटरडे है, तो आज मैं आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ। एंड वेलकम एवरीबडी, वेलकम बैक टू द सेशन। एज प्रॉमिस्ड कि मैं आपको जीएसटी के केस स्टडीज़ और उसके बाद इनकम टैक्स के केस स्टडीज़ मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं आज अगेन आपके सामने यहाँ पे आ गया हूँ जीएसटी के केस स्टडीज़ लेके। हम लोग मेरे ख्याल से 7 केस स्टडीज़ ऑलरेडी कर चुके थे और 8th केस स्टडी मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना है। वी आर हेयर जॉइंड बाय नंदिनी वर्मा, सुधांशु महेश्वरी, अक्षित तपर, पलक जोशी, सागर काकरी। वेलकम जी, वेलकम एवरीबडी। भूमिका, निखिल, अक्षत, गुड आफ्टरनून जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। अपने जो फ्रेंड सर्कल के साथ आपका ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर, उन ग्रुप्स के ऊपर प्लीज़ एक बार मैसेज भेज दीजिए कि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। हिफ्जुर रहमान, नंदिनी वर्मा, अभिषेक पंसारी, गुड आफ्टरनून जी। अक्षित ने पूछा कैसे हो सर जी? मैं बहुत अच्छा हूँ अक्षित, थैंक यू फॉर आस्किंग। जेसिका शर्मा, गुड आफ्टरनून जी। अभिषेक पंसारी, गुड आफ्टरनून। अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। लाइक का बटन दबाएंगे तो इस वीडियो को थोड़ी सी अच्छी वैल्यू मिल जाती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन स्टार्ट हो गया, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। हालांकि मैंने ग्रुप के अंदर 3-4 बार मैसेज भी कर दिया है। अभिषेक पंसारी कह रहे सर एक मैराथन, एसके सर के मैराथन है सर। अच्छा जी, ओके जी, तो मैराथन ले लीजिए उनका। अभिषेक बंसल कहते हैं गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, सबको गुड आफ्टरनून जी, सबको गुड आफ्टरनून। तो आइए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग 7 केस स्टडीज अभी तक कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 8 मैं आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास ये जो केस स्टडी है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट। जो 2 सेशंस हम लोग नहीं कर पाए, दैट वाज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, तो हमें 2 घंटे का नुकसान हुआ है। उस 2 घंटे के नुकसान की भरपाई मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि मैं जो अगले 3-4 सेशंस होंगे उनके अंदर मैं आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ा के अपने लॉस को और आपके जो टाइम का लॉस है उसकी भरपाई करूँगा। सो जैसे आज अभी हम लोग 12 नून पे ये वाला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई विल नॉट बी एंडिंग एट 1, आई विल बी एंडिंग एट 1:15, 1:30 इनफैक्ट। तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा कट ऑफ डेट है उसको हम लोग क्रॉस ना करें, एक्सीड ना करें, और दिवाली से पहले पहले मैं आप लोगों को फारिग कर दूं, मैं आप लोगों को फ्री कर दूं। तो इसी सोच के साथ आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यश फालिया, गुड आफ्टरनून जी एंड वेलकम टू द क्लास। नंदिनी वर्मा एंड सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, एंड अपने दोस्तों को एक बार बता दीजिएगा। परम कहते हैं कहाँ थे सर 2 दिन? परम कुछ पर्सनल इमरजेंसीज थी मेरी, तो जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था। निखिल अग्रवाल ने कहा सर आप इनकम टैक्स की केस स्टडी भी करवाओगे या फिर हमें सेल्फ करनी होगी? देखो निखिल, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके साथ इनकम टैक्स की केस स्टडी भी डिस्कस करूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग। लेकिन हाँ, इनकम टैक्स की केस स्टडी मेरे ख्याल से दिए हुए हैं, 40 के आसपास दिए हुए हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 40 की 40 करवा दूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा। बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ यार, और साफ सुथरी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं आपके साथ 8-10 ज़रूर डिस्कस कर दूंगा, जिससे यू विल हैव अ वेरी वेरी फेयर आइडिया कि एग्जाम के अंदर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, यू क्या उम्मीद कर सकते हैं। राजू कुमार शाह, गुड आफ्टरनून जी। परम, लेट अस स्टार्ट बेटा। केस स्टडी नंबर 8 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। केस स्टडी नंबर 8, एग्जामिनर कहता है JSJ Consultants is a partnership firm which is registered in Delhi.
तो एक पार्टनरशिप फर्म है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए बड़े मैटर करती हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड पर्सन, उसका स्टेटस क्या है, क्या वह फर्म है, कंपनी है, प्रोप्राइटर है, क्योंकि उसके स्टेटस के ऊपर आरसीएम डिपेंड करेगा। उसके स्टेटस के ऊपर आरसीएम डिपेंड करेगा। कुछ केसेस में अगर इंडिविजुअल है तो आरसीएम नहीं लगता, लगता है इनफैक्ट। कुछ केसेस में पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम नहीं लगता। तो आरसीएम कहाँ लगेगा, आरसीएम कहाँ नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास ये वाली जानकारी होना जरूरी है कि स्टेटस क्या है। और फिर क्योंकि यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, आपको स्टेट भी पता है, तो स्टेट से आपकी जो कॉम्पोजिशन स्कीम है या फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स है वो डिफाइन हो जाती हैं। तो इस वजह से दो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी हैं, एक कि ये पार्टनरशिप फर्म है, दूसरा कि ये दिल्ली के अंदर है। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। फिर वो कहता है कि ये कुछ सर्विसेज दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर। अब ये भी हमारे लिए जरूरी है कि ये सर्विसेज दे रहा है, ये गुड्स नहीं बेच रहा, ये सर्विसेज दे रहा है। ये भी हमारे लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं? एक है सिक्योरिटी सर्विसेज। अब आप सबको अच्छा पता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज पे आरसी में अप्लाई हो जाता है। एक है मैन पावर सर्विसेज, एक है ऑडिटिंग सर्विसेज। अब जैसे ऑडिटिंग सर्विसेज है, वहां पे कोई आरसीएम नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आगे आपसे क्या क्या पूछने वाला है। उसके बाद एग्जामिनर कहता है कुछ और इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है। तो वो अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अदर इंफॉर्मेशन में कहा उन्होंने कि JSJ consultants also paid a sponsorship fees of 70,000 rupees at a seminar which was organized by private NGO which is also a partnership firm in Delhi। लो जी, अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी आ गया। अब हमें ये भी पता है कि स्पॉन्सरशिप में भी आरसीएम लगता है। तो आपके पास ये सारे वो वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को कैच करके यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि एग्जामिनर कौन से रास्ते पे आपको लेके जाना चाह रहा है, और उस रास्ते पे जब आप जाओगे तो आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Assume that all services are taxable at 18% and all transactions are intrastate transaction. Based on the above information, answer the following questions। आपने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर इन सब के जवाब देने हैं। पहला, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ JSJ कंसल्टेंट्स। अब आप सबको अच्छे से याद है, जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, एटीओ की बात करते हैं, तो एटीओ के लिए हमारे पास सेक्शन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आपने कहीं पे भी सेक्शन नंबर नहीं लिखना, आपने कहीं पे भी उसके रीजंस नहीं देने, लेकिन पता तो चले, लेकिन पता तो हो हमें। और अगर हम लोग बार बार इनको पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो हमें सेक्शंस अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कहाँ कहाँ पे क्या क्या आप ऐड करोगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऐड करके आपके उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपके टैक्सेबल सप्लाईज को भी इंक्लूड करते हैं, आपके नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी इंक्लूड करते हैं। दैट इज टैक्सेबल सप्लाईज और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सब कुछ हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन जिन सप्लाईज के ऊपर आपने रिसीव करी है सप्लाईज, जिसके ऊपर आप आरसीएम के हिसाब से जीएसटी पे करोगे, वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो सप्लायर का टर्नओवर है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, मैं सप्लायर हूं, आप रिसीवर हैं। मैंने आपको सर्विसेज दी, मैंने आपको गुड्स दिए, जिसके ऊपर आप जीएसटी पे करोगे आरसीएम पे, तो वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो मेरे टर्नओवर में आएगा। यही बात यश ने बोली, परम ने बोली, अभिषेक पंसारी ने बोली, अक्षित ने बोली। आप सब 100% ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। परम, आपने जो सेक्शन बोला है वो ठीक नहीं है, 12(2) और 12(3), ये तो टाइम एंड सप्लाई का सेक्शन आप बता रहे हैं बेटा। यहाँ पे एग्जामिनर टाइम एंड सप्लाई थोड़ी ना पूछ रहे मेरे बच्चे, यहाँ तो वो पूछ रहा है आपसे एग्रीगेट टर्नओवर, उसका सेक्शन मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। चलो आगे चलते हैं। फिर आपने क्या क्या इंक्लूड नहीं करना, तो आपने आरसीएम इंक्लूड नहीं करना। इस वजह से आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसमें क्या क्या आएगा, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर आया होगा उसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज आ जाएगा 20 लाख का,
जो आपने दिया है, मैन पावर सर्विसेज आपने दिया है वो भी आएगा, और ऑडिटिंग सर्विसेज आपने दिया है वो भी आएगा। तो आपने 3 प्रकार के सर्विसेज दी हैं, 200 लाख, 5 लाख और यहाँ पे 100 लाख। तो आपके पास यहाँ पे 305 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर बन जाता है। 305 लाख तो बहुत बड़ी फिगर है। यहाँ पे अक्षत ने कहा कंपनी डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था आपने। हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पर मैंने कंपनी और डायरेक्टर वाला क्या, मैंने तो सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको दिए बेटा आरसीएम के ऊपर। आई हैव गिवन यू हेल लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर आरसीएम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम लोग। एग्जामिनर कहता है कि आप जीएसटी लायबिलिटी बता दीजिए जो उसने आरसीएम के हिसाब से पे करनी है। व्हाट इज द जीएसटी लायबिलिटी जो उसने आरसीएम के हिसाब से पे करना है, ये बता दीजिए। तो अब जो आरसीएम के हिसाब से पे करना है वो कितना है, आओ जरा उसको बहुत बहुत ध्यान से देखें। आरसीएम में क्या क्या आएगा। यहां तो ये सर्विसेज दे रहा है, यहां पे तो ये सप्लाई कर रहा है, तो इसकी तो बात छोड़ दो। ये वो रिसीव कर रहा है, इसकी बात करते हैं। पहले में उसने रिसीव करा है स्पॉन्सरशिप फीस, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है तो स्पॉन्सरशिप के ऊपर आरसीएम लगता है, यहाँ पे आरसीएम लगेगा, 70,000 पे आरसीएम लगेगा। उसके बाद उसने रेंट पे करा है 6 लाख रुपीस का फॉर अ बिल्डिंग विच इज ओन्ड बाय एमसीडी। तो अगर आप गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो फिर उस रेंट के ऊपर भी जीएसटी अप्लाई होता है आरसीएम के हिसाब से। तो आरसीएम आप पे करेंगे 70,000 के ऊपर प्लस 6 लाख के ऊपर, तो आपके पास टोटल आ जाता है 6,70,000। ये जो 6,70,000 आपने निकाला, इसका 18% आपने पे करना है, जो कि आपका आरसीएम के हिसाब से आ जाएगा। तो अगर आप 6,70,000 का 18% कैलकुलेट करते हो तो वो अमाउंट कितना आ जाता है, मैं भी कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए एक बार। 6,70,000 का 18% इज 12600 टू बी डिवाइडेड बाई 2 इसलिए क्या, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है। तो 60,300 विल बी सीजीएसटी, 60,300 विल बी एसजीएसटी। तो माय आंसर विल बी ए, माय आंसर विल बी ए, 60,300 फॉर सीजीएसटी एज वेल एज फॉर एसजीएसटी। मुस्कान, हेलो बेटा, हेलो मुस्कान, वेलकम टू द क्लास। एंड देन वी हैव परम ने कहा कंपनी एल फर्म से ही तो 2 आरसी। क्या लिख रहे हो परम, कुछ नहीं समझ आया परम, आपने क्या लिखा यहाँ पे। चले, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। एग्जामिनर कहता है स्टेट विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू in respect of the security services which are provided by JSJ consultant to a registered business entity। तो आपने एक स्टेटमेंट बतानी है जो स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। पहला, JSJ consultants shall issue the tax invoice। अब जो JSJ है, जो सर्विसेज दे रहा है, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। JSJ consultant shall issue the bill of supply stating that the tax is to be paid by the receiver under RCM। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये 20 स्टेटमेंट जो है, ये 20 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, 20 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। देन JSJ consultant can issue any document in lieu of the tax invoice। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, एनी डॉक्यूमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। या तो होता है आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या होता है आपका बिल ऑफ सप्लाई, या होता है टैक्स इनवॉइस। एनी डॉक्यूमेंट थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं आएगा। JSJ consultant shall issue the receipt voucher every time JSJ consultant receives the payment। ये भी गलत है। रिसिप्ट वाउचर तो सिर्फ एडवांस में होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 स्टेटमेंट गलत हैं तो पहली स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट जो है, यही स्टेटमेंट आपके लिए ठीक है, यही स्टेटमेंट ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ए स्टेटमेंट इज 100% राइट। तो जहां पे यहां पे लिखा भी हुआ है इन्होंने दैट JSJ consultants shall issue the GST compliant tax invoice। JSJ consultant shall issue the GST
टैक्स कंप्लायंस, टैक्स जो टैक्स इनवॉइस है वो इन्होंने इशू करना है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। देन आप आइए हमारे पास केस स्टडी नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ हैज़ इंक्रीज्ड। वेलकम एवरीबडी, जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम एवरीबडी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे अनअकैडमी पे एक डेडिकेटेडली नया चैनल लॉन्च किया है, दैट इज़ फॉर CA इंटरमीडिएट G1 स्टूडेंट्स के लिए। तो उस चैनल का नाम है 360। लक्ष्मी कुमारी, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। तो ये जो चैनल है इसका जो बेनिफिट है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग ढेर सारे जो जैसे भी फास्ट ट्रैक्स हैं, चैप्टर की रिविजन्स हैं या कुछ मैराथन्स हैं, वो सब कुछ हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। और जो भी बाकी की केस स्टडीज हमारी हैं वो भी हम उसी चैनल के ऊपर लेंगे। तो मैं आपको चैनल का लिंक वगैरह आपको भेजूंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा आपके नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए भी, और अगर आप में से कोई मई में देने वाला है तो उसके एग्ज़ाम्स के लिए भी। यहाँ पे प्राची कहते हैं कितने सारे चैनल बन गए हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो नया चैनल बना है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू दिस चैनल। अभिजीत कहते हैं सर टैक्स 15 दिन कैसे रिवाइज करें। बेटा अभिजीत जी ऐसा है, अभिजीत जी ऐसा है मेरे बेटा, अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं करा तो अब 15 दिन में क्या कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी हुई है तो लास्ट के 15 दिन के बारे में सोच ही क्यों रहे हो। और फिर भी अब आपने ये पूछा तो भाई YouTube खोल लो, सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे 15 दिन में CA कैसे बने, 15 दिन में CA कैसे बने, 15 दिन में CA कैसे करें। तो देख लो भाई, वो सैकड़ों वीडियो देख लो, अगर आपको किसी की बात समझ आती है तो कर लो भाई, आप भी 15 दिन में CA बन जाओ। होता नहीं है मेरे बच्चे, होता नहीं है ऐसा कुछ भी। अगर आपने पूरे साल रिवीजन करा है, पूरे साल में 7 साल में पढ़ाई करी है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए था कि लास्ट के 15 दिन में क्या करें। कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो लास्ट के 15 दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे आप इसे मेरी पॉजिटिव अप्रोच मान लो, नेगेटिव अप्रोच मान लो, मन में 20 गालियाँ निकाल दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने पूरे साल रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है तो लास्ट के 15 दिन आपके लिए मैटर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सिचुएशंस में लास्ट के 15 दिन बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे यही बात मैं बार बार सबको बता ही रहा था। और यहाँ पे उसके बाद संस्कार ने कहा है सर योर केस स्टडी डिस्कशंस आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू संस्कार, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अभिजीत ने क्या किया है सर, राज ने कहा जी सर, परम हंस रहे हैं, अक्षत हंस रहे हैं। अभिजीत ने कहा सर मतलब रिवाइज टिप से करें, रिवाइज टिप्स से करें, रिवाइज टिप्स से करें मतलब। प्राची कहते हैं हाउ टू रिवाइज फुल कोर्स इन 2 days, ऐसे थंबनेल होते हैं, बहुत अच्छे थंबनेल बनते हैं बेटा। मैं कई बार खुद फंस जाता हूँ थंबनेल के चक्कर में, मैं भी थंबनेल के चक्कर में वीडियो खोल लेता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, दुनिया है, सारे काम होते हैं दुनिया में। एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि सर रिवाइज कैसे करें, तो उसका मैंने बार आपको एक ही बात बताई है बेटा। मैं एक बार, अब आपने पूछा है तो आपके लिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने पूछ लिया, ना बताऊँ तो आपको बुरा लगेगा, तो बता देता हूँ थोड़ा सा। बाकी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनको कुछ बात समझा देता हूँ, इनको समझ आएगा कि हाँ कैसे लास्ट मिनट में कैसे रिवाइज करना है। देखिए मेरे बेटा, आपका 100 नंबर का टैक्स का पेपर है, ये सारी बात आपको अच्छे से पता ही है, जिसके अंदर 60 मार्क्स का आपका इनकम टैक्स है और 40 मार्क्स का आपका GST है, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। इस 60 के अंदर 30% आपके आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडीज, जो कि मैं अभी आपको करवा रहा हूं, और 70% आपका आ जाता है सब्जेक्टिव, ये आ जाता है सब्जेक्टिव। सिमिलरली GST में भी है 30% आपके MCQs आ जाते हैं
और 70% आपका आ जाता है सब्जेक्टिव। अगर मैं 70% कैलकुलेट कर दूं, 60 का 70% कैलकुलेट कर दूं तो 42, एंड 40 का 70% कैलकुलेट कर दूं तो 28। 8 और 2 10 और ये हो गया टोटल 70। ये 70 मार्क्स हो गया आपके। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 70 मार्क्स है, इस 70 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 से लेके 10 नंबर थ्योरी के कर पाएंगे। ये ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। कभी 4 नंबर होगा, कभी 5 नंबर होगा। और मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम आपका जो 60 टू 65 मार्क्स है, ये आपके होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जी। प्रैक्टिकल का मतलब प्रॉपर प्रैक्टिकल, जहां पे कैलकुलेटर यूज करना होगा आपको, तो चाहे वो जीएसटी हो तो चाहे वो इनकम टैक्स हो। उसके बाद जीएसटी की भी अगर मैं बात करूं तो जीएसटी के अंदर भी भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे अच्छा खासा दिमाग घूम जाता है। इनकम टैक्स में भी आपको पता है पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, जो कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का आता है। जीएसटी में पहला क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। जैसे इंडिविजुअल इनकम टैक्स में असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आता है 7-8 चैप्टर्स का मिला के क्वेश्चन दे देता है आपको। वैसे जीएसटी के अंदर पेमेंट नाम से चैप्टर है, उस पेमेंट के अंदर चैप्टर में वो जीएसटी कैलकुलेशन दे देगा आपको। आईटीसी के पॉइंट पूछ लेगा, कुछ वैल्यू के पॉइंट पूछ लेगा, तो 3-4 चैप्टर को मिला के वो भी क्वेश्चन परोस देता है। जब तक आपकी हर चैप्टर के ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ या कमांड नहीं होगी, तब तक आप इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और सारे स्टूडेंट जो जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को बताइए, यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, क्या मैंने आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और जीएसटी में जो पेमेंट वाले 8-8 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्या उनकी मैंने आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस क्लास में करवाई या नहीं करवाई? टाइम की बात कर रहा हूं मैं, क्लास की बात कर रहा हूं, क्लास में करवाया या नहीं करवाया? करवाया, मैंने हमेशा करवाया, ऑलवेज मैंने आपको करवाया। अब आप टिप्स की बात करते हैं, तो टिप्स में सिर्फ यही काम करना है आपने कि आपने एग्जाम के क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं। आपको कम से कम बेर मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करूं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं। 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने अपने हाथ से सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। प्लस जो लेटेस्ट आरटीपी है वो करना है, प्लस लेटेस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ये आपने करके जाने हैं। अगर आप ये सब कुछ करके जा रहे हैं, तो आप पेपर अपना थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको रिस्पेक्टेबल तरीके से अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे बेटा, बिल्कुल भी आप इसको रिस्पेक्टेबल तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। परम कहते हैं प्रोविजन रिवाइज करें या जो पहले आरटीपी एमटी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो साथ ही सॉल्व करें, तो तो वो देखें जो आपने पहले रिवाइज करा हुआ है उसी के बाद आप क्वेश्चंस को करिए। बार बार थ्योरी रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही आपके पास वो प्रोविजंस ऑटोमेटिकली रिवाइज होते रहेंगे। अब आपको ये लगता है कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो 3 लिमिट्स हैं उनको रिवाइज करना है। अब यार इस स्टेज पे लास्ट के 15 दिनों में वो रिवाइज थोड़े ना करना है यार। अब तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करिए, वो वाले पॉइंट्स अपने आप रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। अब आइए बेटा इसको जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर टू स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 9। लेट अस स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 9। केस स्टडी नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा केस स्टडी नंबर 9। एग्जामिनर कहता है GGC Private Limited is a retail store of merchandise in 25 states. Oh God. Oh my God.
इतनी बड़ी कंपनी है कि 25 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है इन द कंट्री। 25 स्टेट्स, 25 स्टेट्स। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो पुराने ज़माने में जब सर्विस टैक्स होता था तो सर्विस टैक्स में कंसेप्ट था कि भाई आप सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन लेके आप अपना काम करिए। लेकिन जीएसटी में तो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो 25 स्टेट से अगर ये माल बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है तो इसको हर स्टेट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको ये वाली बात बहुत बहुत अच्छे से याद है। बोलो हाँ या ना, बोलो जी हाँ या ना। 25 के लिए लेना होगा। प्राची ने कहा आप 100% ठीक कह रहे हैं मेरे बेटा प्राची। चलो अब यहां से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ चलता हूं। अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मेरे बेटा। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंटिन्यू। तो जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है रेडीमेड गारमेंट्स। रागनी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। अभिजीत ने कहा डिस्ट्रिक्ट पर्सन का कंसेप्ट हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बेटा। मूविंग ऑन। For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract consumers, GTC Private Limited launches a scheme of buy one get one free for the same type of merchandise. For instance, one shirt to be given free with the purchase of one shirt. For the saving cost, GTC Private Limited directly purchases merchandise from the manufacturers. अच्छा, अब मेरे को आप लोग ये बताओ, जब मैंने आपको सप्लाई का कंसेप्ट करवाया था तो सप्लाई के कंसेप्ट में मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में लास्ट में आपको ये वाला कंसेप्ट करवाया था कि साहब बाय वन गेट वन हो तो क्या होगा। बाय वन गेट वन में हमारे पास डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, सीबीएसई का सर्कुलर है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बाय वन गेट वन का मतलब हो गया कि आप 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं एक के कॉस्ट पे। सो देर इज मोर देन 1 सप्लाई एट अ कॉस्ट ऑफ 1 सप्लाई। 2 सप्लाई है एट अ कॉस्ट ऑफ 1 सप्लाई। तो इसको हम लोग या तो कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे या फिर हम लोग इसको कॉम्पोजिट सप्लाई के अलावा मिक्स सप्लाई मानेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हाँ बिल्कुल यश, आपने बहुत बढ़िया कहा। अभिजीत ने कहा मिक्स सप्लाई, यश ने कहा कॉम्पोजिट सप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे परम ने कहा कुछ भी फ्री नहीं होता। बेटा लूज टॉक्स क्यों करो मेरे बेटा परम? आर यू मेकिंग लूज टॉक्स? आप देखो ना, आपने एक कमेंट लिखा कुछ भी फ्री नहीं होता। डज इट मेक एनी सेंस रिगार्डिंग दिस केस स्टडी? और उससे पहले देखो यश ने कितनी अच्छी बात लिखी, सेक्शन 8 का कॉम्पोजिट सप्लाई। उससे पहले अभिजीत ने देखो कितना अच्छा लिखा मिक्स सप्लाई। तो लूज स्टॉक्स ना करें ना। अब लास्ट मोमेंट पे लेट अस नॉट हैव अ लूज स्टॉक्स, और हम लोग टॉपिक के ऊपर रहे। अब टॉपिक के ऊपर अगर आपने कमेंट करना ही है तो आपका कमेंट होना चाहिए था सर ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, या आपको लिखना चाहिए था मिक्स सप्लाई है। तो आप लूज स्टॉक्स क्यों कर रहे हैं नेसेसरी? मूविंग ऑन। तो ये हमें समझ आ गया कि एग्जामिनर हमें सप्लाई के चैप्टर की तरफ लेके जा रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इन द मंथ ऑफ मई का महीना चल रहा है। इन ऑर्डर टू सेव एम्प्लॉय कॉस्ट, जीटीसी प्राइवेट लिमिटेड परचेसेस टेम्पो ट्रेवलर वर्थ 12 लाख रुपीज विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 25 पर्सन्स। अब आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अगर एग्जामिनर 25 पर्सन्स की बात कर रहा है तो हमें यह समझ आ रहा है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब हमें आईटीसी की तरफ लेके जा रहा है। अब एग्जामिनर हमें आईटीसी की तरफ लेके जा रहा है। ही इज टेकिंग अस टुवर्ड्स आईटीसी। और हम लोगों को ये बात पता है कि अगर 13 से ज़्यादा के लोगों के बैठने की जगह है तो उसके ऊपर हमें आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। जैसे अभिषेक पंसारी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक पंसारी, आईटीसी का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। आपने 100% ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निखिल, प्राची, सागर, हिफ्जुल रहमान, अभिजीत, नंदिनी, सब आप ठीक कह रहे हैं। 100% आप ठीक कह रहे हैं। अभिषेक पंसारी आप ठीक कह रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं यहाँ से। Sitting capacity of 25 persons including driver for the transportation of its employees. Further for ensuring
Further, for ensuring well-being of the employees, GGC Private Limited voluntarily obtained health insurance cover of 2 lakh rupees for each employee the same month. The premium of 1500 rupees per month has been paid by the company for 100 employees. मेरे बेटा आप लोग मेरे को बताओ, प्रियंका अग्रवाल, हेलो जी, हेलो, वेलकम टू द क्लास. चलो मेरे को जल्दी से बताओ, अगर आप वॉलंटरली बेसिस के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो, उसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. तो अभिषेक पंसारी ने कहा वॉलंटरी है, नॉट अलाउड. इफ कंपल्सरी होता देन इट वुड हैव बीन अलाउड. बिल्कुल ठीक आपने. प्राची कहते हैं इफ मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट देन अलाउड. 100% ठीक कहा. निखिल कहते हैं आईटी से नॉट अलाउड. संस्कार ने कहा वॉलंटरी नहीं मिलेगा. बहुत बढ़िया बेटा, संस्कार, शाबाश. अक्षित और परम दोनों ने एग्जैक्ट सेम वर्ड्स लिखे हैं. सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट. अभिषेक बंसल भी सेम लिखा, ब्लॉक है. अभिजीत ने कहा ऑब्लिगेटरी नेचर नहीं है. प्रियंका ने कहा नो आईटीसी. अरे वाह, प्रियंका तो आते ही फॉर्म में आ गई, आते ही चौके छक्के मारना स्टार्ट कर दिया प्रियंका ने. शाबाश प्रियंका, लगे रहो बेटा, शाबाश, वेरी वेल डन. नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 3 पे. इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना है. इन द मंथ ऑफ जुलाई, यार अभी तो मई का महीना चल रहा था, ऊपर तो मई का महीना चल रहा था, अभी सीधा जुलाई में आ गया. जून का आ गया बीच में, खा गया जून. चल कोई बात नहीं भाई. In the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of the value of 1 lakh rupees. तो कंपनी ने पैसे के लिए सामान नहीं दिया. GGC Private Limited engaged Mr. Ram, an advocate, to represent it in the court for the agreed consideration of 25,000 rupees. तो एक वकील एडवोकेट को रख लिया और एडवोकेट को 25,000 की फीस दे रहे हैं. एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर राम इशूड द इनवॉइस ऑन 5th of July. मिस्टर राम ने इशू कर दिया इनवॉइस 5 जुलाई को. हाउ एवर कंसिडरेशन वॉज नॉट पेड टिल फरवरी नेक्स्ट ईयर. चलो 2-3 बातें बताओ जल्दी से. पहले बात ये बताओ, क्या एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है किसी कंपनी को तो वहाँ पे आरसीएम लगेगा? अरे वाह, देखो अभिषेक पंसारी, यश फालिया, इन दोनों ने फटाफट बोल दिया सर यहाँ तो आरसीएम लगेगा. निखिल ने भी बोल दिया, अभिजीत ने भी बोल दिया. अभिजीत कहते हैं जिन. भाई मैं कोई जिन नहीं हूँ. मान गया कि मैं बहुत लंबा हूँ, मैं बहुत लंबा चौड़ा हूँ, भारी भरकम हूँ, लेकिन मेरे को जिन तो मत बोलो भाई, मैं जिन तो नहीं हूँ. ये तो अमित पोपटी सर है, मेरे को जिन बोलते हैं. सभी ने जिन बोलना स्टार्ट कर दिया. ऐसे थोड़ी ना होता मेरे बेटा. चल कोई बात नहीं. मजाक करो, डोंट टेक इट एज अदरवाइज. आगे देखिएगा. एग्जामिनर कहता है all other amounts given above are excluding taxes and all transactions are intrastate transactions. Rates of taxes are CGST का 9%, SGST का 9%. टेम्पो ट्रेवलर का रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CGST का 14 और SGST का 14. इन रिलेशन टू अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है. इन सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है. भाई इस समय जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और साथ साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्ज़ाम नवंबर में है. अच्छा मान लो अगर आप ये वीडियो नहीं शेयर करना चाहते, कोई बात नहीं, मेरे को एक बार पर्सनल लेवल पे व्हाट्सअप कर देना. मेरा नंबर तो आप सबके पास ही है. मैं आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा. ये जो आज 4th क्लास है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उन 3 क्लासेस का लिस्ट भी लिंक और आज की क्लास का लिंक, मैं चारों क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा. आप आराम से उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं. नंदिनी कहती है कर दिया. परम ने कहा ऑलरेडी लाइक. प्रियंका ने कहा कर दिया. थैंक यू जी, थैंक यू. और जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्लीज यार आप लोग भी कर दीजिए. चलो आगे देखें. यहाँ पे एग्जामिनर कहता है विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बाय वन गेट वन की से रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 100% ठीक है जी, ये बता दो. पहली स्टेटमेंट, it will not be considered as a supply at all since there is no consideration involved in one other items. किसी एक आइटम में कोई कंसिडरेशन नहीं है, इस वजह से सप्लाई नहीं है. बकवास, 100% गलत. नेक्स्ट आओ जी. कहता है सप्लाई ऑफ आइटम फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7
एंड वाइल द सप्लाई ऑफ द अदर आइटम सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ सप्लाई। तो कहता है भाई जो 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 जिस चीज के लिए उसने पैसा दिया वो उसके वो सप्लाई है, जिसके लिए पैसा नहीं दिया वो सप्लाई नहीं है। ये भी गलत है जी, ये भी गलत है। सी पे आ जाओ। These are two individual supplies where one single price is charged for the entire supply. Since single price is charged, the same will always be taxed as a mixed supply. तो ये कह रहे हैं भाई इसको मिक्स सप्लाई मानो। चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं भाई एक बार। उसके बाद यहाँ पे है these are two individual supply where one single price is charged for the entire supply. The taxability will depend upon whether the supply is a composite supply or a mixed supply. तो देखो ऐसा है भाई, सी और डी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन अगर दोनों ठीक है तो दोनों में से एक कोई बेटर है। भाई मैं कहता हूँ दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक बेटर है, तो भाई वो बेटर स्टेटमेंट कौन सी है? वो जो बेटर स्टेटमेंट है वो दोनों में से बेटर है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। एग्जामिनर कहता है एलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन द परचेज ऑफ टेम्पू ट्रैवलर। बताओ जी, टेम्पू ट्रैवलर के ऊपर आईटीसी होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। 12 लाख का टेम्पू ट्रैवलर था, 12 लाख के ऊपर वो कह रहा है रेट है 28%। तो 12 लाख का 28% आता है 336 डिवाइडेड बाय 2 इज 168। तो 168 का आपके पास आ गया सीजीएसटी, 168 का आपके पास आ गया एसजीएसटी। फिर वो कहता है पॉइंट नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मिलेगा 0 अंडा। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा सीजीएसटी का 168 और ये वाला आंसर आ गया हमारे पास बी। सीजीएसटी का 168, एसजीएसटी का 168 और वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का सीजीएसटी अंडा और स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस भी अंडा। तो 2 अंडे आ गए और बाकी 168 ईच आ गया। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे बी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। परम ने कहा बी फॉर बैलेट, प्राची ने कहा अंडा मिलेगा ऑमलेट बना लेंगे। अरे वाह, तुम्हें ऑमलेट बड़ा पसंद है, मेरे को तो बॉइल्ड एग ज्यादा पसंद है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है एग्जामिनर कहता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ एडवोकेट विच हैव बीन अवेल्ड बाय द कंपनी ने एडवोकेट की सर्विसेज ली हैं। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट, CGST of 2250 and SGST of 2250 on advocate services are payable by GTC Private Limited. ITC availed thereon is to be added in the output tax liability with the interest as consideration along with the tax is not paid within the period of 180 days from the date of issuance of invoice. ठीक बात है। वो ये कहता है कि भाई कंसिडरेशन का पैसा 180 दिनों में नहीं दिया है, इस वजह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, वो कहता है कि सीजीएसटी का 2250, एसजीएसटी का 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय मिस्टर राम। नहीं, ये तो गलत है। राम क्यों देगा? राम थोड़ी ना देगा। तो ए तो स्टेटमेंट गलत हो गई, बी भी गलत हो गया। सी पढ़ते हैं, सी में क्या कहता है सीजीएसटी ऑफ 250, एसजीएसटी ऑफ 250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय जीजीसी प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल ठीक बात है। The condition of payment of consideration along with the tax within 180 days of issuance of invoice does not apply in the given case. 100% ठीक है। आरसी में 180 डेज वाला कंसेप्ट थोड़ा ना लगता है, वो तो फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। 180 डेज वाला कंसेप्ट यहाँ थोड़ा ना लगेगा। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेबल बाय मिस्टर राम। गलत है जी। चलो, राम तो देगा ही नहीं। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद आ गया यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा मैसेज 16/4 का मैसेज लिखा और वो गायब भी हो गया। क्या लिखा था भाई? किसने लिखा 16/4? डिलीट कर दिया क्या आपने? किसी ने मैसेज लिखा था 16 सब सेक्शन 4 वाला मैसेज किसी ने लिखा था। मेरे ख्याल से जिसने लिखा उससे वो मैसेज डिलीट कर दिया। मैं जब तक उसको पूरा पढ़ पाता
मैसेज गायब। बड़े तेज हैं भाई स्टूडेंट्स। वाई के चैनल बॉस आ गए। अरे यशवंत आ गया। यशवंत क्या हाल चाल है? प्राची कहते हैं 18/4 का लिखना था कुछ। चलो कोई बात नहीं। परम कहते हैं 18/4 लिखा था। नहीं बेटा 16/4 लिखा था। चलो यशवंत कहते हैं डीम्ड सप्लाई एम भी नहीं लगेगा। 180 डेज वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द केस स्टडी नंबर 10। देखो भाई कितने सारी केस स्टडी हैं और यशवंत मजा आ जाए अगर इनमें से कोई एक एग्जाम में आ जाए। क्यों परम? ठीक कह रहा हूं? परम, निखिल, प्राची, हिफ्जुल रहमान, ठीक कह रहा हूं? अक्षित, इनमें से कोई अगर एग्जाम में उठ के आ जाए केस स्टडी तो मजा आ जाएगा ना। प्राची ने कहा मेन। मेन मतलब? यशवंत ने कहा जी। परम कहते हैं हाँ सर। हाँ नहीं होता नालायक। कितनी बार समझाया? हाँ नहीं होता, हाँ जी होता है नालायक। समझ नहीं आता। प्राची कहते हैं मजा आ जाएगा 8 मार्क्स जेब में। अच्छा जेब में, चलो। लक्ष्मी कहते हैं जी सर। अक्षय अरोड़ा कहते हैं सर ANC पॉइंट में डाउट हो रहा, कैन यू एक्सप्लेन अगेन। परम कहते हैं डांस करेंगे पहले 2 मिनट। उसके बाद हिफ्जुल ने कहा आधा पॉइंट तो होगा ही। यशवंत ने कहा सर जी टेस्ट की तैयारी कर रहा था अभी, बाकी 3 चैप्टर बाकी हैं प्रिपरेशन के लिए। अरे हाँ, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बता दिया यशवंत। आप सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आज 15 तारीख है। आज रात 15 तारीख को हमारा अनअकैडमी पे टेस्ट है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं खर्च होगा उस पर आपका। लिंक आप मेरे से ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा टेस्ट का। उस में जाके आप अपीयर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। GSC के शुरू के जो 5-6 चैप्टर्स हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे टेस्ट में। और एक और टेस्ट आपका 28 तारीख को है GSC का। और जो कल मैं आपके साथ ये टेस्ट लूँगा उसका, आज जो मैं टेस्ट लूँगा 15 तारीख को, उसका कल 16 तारीख को मैं डिस्कशन भी अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में करूँगा। तो स्पेशल क्लास कल होगी, उसको मिस मत कीजिएगा। टाइम मैं देख लेता हूँ अभी क्या टाइम मैं ले सकता हूँ, रख सकता हूँ, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 से 3 बजे का टाइम मैं रख लेता हूँ, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो बाकी अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग करते हैं। प्राची ने कहा कोर्स ख़त्म हो गया, बस इसको हाँ जी बोलना नहीं आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। इनको हाँ जी नहीं आया अभी तक। अक्षित ने कहा मज़ा आ जाएगा सर जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्राची ने कहा आज की रात होना है क्या? हाँ जी बेटा आज की रात होना है। यशवंत ने कहा टाइम कितना मिलेगा? 1.5 घंटे का टेस्ट है बेटा, 1.5 आवर्स का टेस्ट है। प्राची ने कहा फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे? बिल्कुल होंगे बेटा, वो भी होंगे। चैप्टर बता दीजिए एक बार। यशवंत कह रहे चैप्टर बता दो एक बार। ये तो भाई आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके लिए थोड़ी सी मेरे को मेहनत करनी पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत करने को भी तैयार हूँ। कहोगे तो लिखवा दूंगा, अदरवाइज आप वैसे ही देख लीजिए। GST का टेस्ट, ओहो ये तो GST का क्वेश्चन पेपर खुल गया था। टेस्ट सीरीज के नाम से भी मैंने एक बनाया था। ये रहा टेस्ट सीरीज, ये रहा जी आपका सिलेबस। हाँ जी, आपका जो सिलेबस है आज के टेस्ट का, जो आपका सिलेबस है, शिवम महेश्वरी बता रहा हूँ बेटा आपको। शिवम आज का टेस्ट जो है उसका जो आपका सिलेबस है मेरे बेटा वो ये है। वो भाई मेरे ये सिलेबस है मेरे भाई। ये रहा आपका सिलेबस, ये रहा आपका सिलेबस आज के टेस्ट का। आज का तारीख है 15। आज 15 अक्टूबर को जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वो ये है। आपके जो बेसिक्स हैं वो मैं पूछूंगा आपसे। उसके बाद चार्जेबिलिटी, चार्ज, उसके बाद पूछूंगा रजिस्ट्रेशन, फिर मैं पूछूंगा सप्लाई, फिर मैं पूछूंगा एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस के बाद वैल्यू, वैल्यू के बाद CS दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। तो 15 तारीख को आपका ये टेस्ट है। उसके बाद आपका एक और टेस्ट है 28 तारीख को। 28 अक्टूबर को आपका एक और टेस्ट है जिसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा ITC, टाइम ऑफ सप्लाई,
साथ साथ मैं पूछूंगा पेमेंट इनवॉइस, पेमेंट पूछूंगा, इनवॉइस पूछूंगा, ई वे बिल पूछूंगा, और ई वे बिल के बाद मैं पूछूंगा आपसे जीएसटीआर, जीएसटीआर। तो ये 28 तारीख का है सिलेबस। मैंने आपको दोनों के सिलेबस बता दिए हैं, दोनों के सिलेबसेस आपके पास आ गए। आप इन सिलेबसेस को नोट डाउन कर लीजिए और आज का टेस्ट ले लीजिएगा। और अगर आपको आज के टेस्ट का, अगर आपको आज के टेस्ट का अगर आपको आज के टेस्ट का वो लेना हो, जैसे हम लोग कहें कि लिंक लेना हो, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मेरे को आप बताइएगा, मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा उसके ऊपर। चलिए लेट अस मूव ऑन। यश ने कहा आज एक केस स्टडी भी दे दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन पेपर बन चुका है, क्वेश्चन पेपर जा चुका है और वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी हो चुका है। अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, नो चेंजेस नॉट पॉसिबल, कोई किसी तरह का कोई चेंज अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 10, केस स्टडी नंबर 10। जल्दी से केस स्टडी नंबर 10 करते हैं। एग्जामिनर देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। एग्जामिनर पूछता है केस स्टडी नंबर 10 में दैट मिस्टर जे स्टार्टेड एन इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस। एक मिस्टर जे नाम का व्यक्ति है, मिस्टर जे नाम का एक व्यक्ति है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो मिस्टर जे दैट इज एक प्रोप्राइटर के केस में है, वो प्रोप्राइटर के केस में है। आगे देखिएगा, तो प्रोप्राइटर है, इंटीरियर डिजाइनर है, प्रैक्टिस करता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000 रुपीज और 30th जनवरी उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपीज क्रॉस कर जाता है और वो पहुंच जाता है 20,05,000 के ऊपर। Mr. J applied for GST registration as a regular taxpayer on 15th of July. The registration was granted to him on 25th of July. तो एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि भाई 30th जून को उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ था और 30th जून के बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 15 जुलाई को और उसको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है 25 जुलाई को। आप लोग मेरे को बताइए, अगर गैप जो है वो गैप 30 डेज से कम का होगा, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में गैप 30 डेज से कम है, तो इफेक्टिव कब से होगा? अभिषेक पंसारी और अभिषेक बंसल दोनों के, देखो आप चार्ट पढ़ो दोनों का, अभिषेक पंसारी और अभिषेक बंसल दोनों ने सेम वर्ड लिखे हैं, दोनों ने लिखा इफेक्टिव। इफेक्टिव को कैसे लिखा? EFF लिखा दोनों ने। इफेक्टिव 30th जून, वो कहता है इफेक्टिव 30th जून। दोनों भाई साहब, ये अभिषेक पंसारी और अभिषेक बंसल आप कौन कौन सी सिटी में बैठे हो जरा बताना। पंसारी भाई साहब आप कहाँ पे हो और बंसल भाई साहब आप कहाँ पे हो? हिंदुस्तान के कौन कौन से शहर में बैठे हो? अलग अलग शहरों में बैठे हुए हिंदुस्तान के, और टाइपिंग कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली डिट्टो सेम टाइपिंग कर रहे हैं दोनों। इफेक्टिव को दोनों लिख रहे हैं EFF। क्या बात है, इससे ये पता चल रहा है। यशवंत कहता है सर इनका तो दिल का कनेक्शन है। हाँ सही कह रहे हो बेटा, मेरे को लगता है कि बड़ा गहरा दोस्ताना है दोनों में। उसके बाद प्राची कहते हैं दोनों एक ही तो नहीं है, हो सकता है। सुधांशु ने कहा अब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। अरे वाह। प्राची ने कहा चंडीगढ़ वाला अभिषेक नहीं आया। हिफ्जुर रहमान ने कहा एक साथ में बैठे होंगे ये दोनों, जय वीरू के जैसे है, यशवंत ने कहा। और जिनसे पूछा उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, जिससे पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, बाकी सब कुछ। विक्रम वो कहता है, यशवंत कहता है ये तो विक्रम और बेताल वाली जोड़ी हो गई। ओ भाई साहब बंसल भाई साहब कहाँ पे हो बता तो दो। प्राची कहते स्टेट नहीं बताया अभी तक। चलो लेट अस मूव ऑन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है जी। तो आपका अभिषेक बंसल ने कहा सर मैं बरनाला पंजाब तो हैगा। अच्छा बंसल भाई साहब वधिया। और भाई साहब पंसारी भाई साहब आप कहाँ से हैं? पंसारी कहते मैं तो बंगाल से हूँ। अरे भाई बंगाल में कौन से शहर में हो वो बताओ। जैसे उन्होंने बताया कि मैं पंजाब के बरनाला से हूँ,
तो आप भी बताओ ना, बंगाल में आप कहाँ से हो, कौन से शहर से हो आप? तो आप देखिए, एक पंजाबी एक बंगाली, दोनों अलग अलग, ये कलकत्ता से है, एक कलकत्ता का बंगाली, एक पंजाब का पंजाबी, दोनों बैठे हुए देश के अलग अलग कोनों में, और दोनों टाइपिंग कर रहे हैं अलग अलग कोनों में बैठ के, सेम वर्ड्स की टाइपिंग कर रहे हैं। क्या बात है भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो 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 चलो, मूव ऑन। 16 जुलाई को उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर डिजाइनिंग अ फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। कोई श्याम नाम का व्यक्ति है, उसका फ्लैट डिजाइन करना है। 16 जुलाई को उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है। 16 जुलाई का मतलब देखो क्या है, 16 जुलाई का मतलब ये हुआ कि उसका अभी रजिस्ट्रेशन मिला नहीं था, रजिस्ट्रेशन उसको मिला नहीं था। द सर्विसेज वॉज कम्प्लीटेड ऑन 22 जुलाई। रजिस्ट्रेशन अभी तक मिला नहीं है, रजिस्ट्रेशन 25 को मिला है, लेकिन वो सर्विसेज 22 जुलाई को कंप्लीट हो चुकी हैं। मिस्टर जे ने इनवॉइस इशू कर दिया ऑन द सेम डे फॉर 6 लाख रुपए। ऑन 5 जुलाई मिस्टर जे परचेस्ड कैपिटल गुड्स। 5 जुलाई का मतलब 25 जुलाई से पहले, उसका रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई को मिल रहा है, उससे पहले 5 जुलाई को उसने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करे हैं 4.5 लाख रुपए के। 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई उसने कुछ सर्विसेज ली हैं, अवेल्ड का मतलब उसने ली हैं सर्विसेज अमाउंटेड टू 175 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विसेज। अच्छा चलो आगे देखिएगा। ऑन 1st of August he got another contract for interior designing from Mr. Ram, which he accepted on 2nd of August. The services was completed on 6th of August and invoice was issued on 7th of August and the payment was received on 29th of August. तो पता चल रहा है यहाँ पे एग्जामिनर टाइम ऑफ सप्लाई पूछने वाला है। हमें ये समझ आ रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई पूछने वाला है। अभिषेक पंसारी ने कहा रिवाइज करना होगा एंड आईटीसी होगा। ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि एग्जामिनर एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। All values are excluding taxes unless specifically mentioned. Mr. J makes only intrastate and outward supplies and all purchases are also intrastate. Rate of tax of CGST, SGST is 9%. In relation to the above, answer the following questions. आपने इन सभी बातों का जवाब देना है। पहला, what is the effective date of registration for Mr. J? बड़ा आसान है यार, सेक्शन 22 है। सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर दोगे, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन आपके लिए लागू होगा, एप्लीकेबल होगा बैक डेट से। तो बैक डेट क्या होगा, जब उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ था तो 30th जून विल बी द आंसर। आपका ये आंसर जो आप लोग दे रहे हैं 100% ठीक है। तो प्राची, यश, अभिषेक, निखिल, अभिषेक बंसल, अक्षित, हिफ्जुल रहमान, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं बेटा, शाबाश, वेरी वेल डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है, वो पूछता है मिस्टर जे कैन इशू अ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। मिस्टर जे रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, कब तक करेगा? टिल, आपको याद होगा हम लोगों ने कंसेप्ट करा था कि आप 30 डेज तक अपना रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। 30 डेज कहाँ से चेक करोगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज। अब आप देखिए डेटा परम 1 मंथ या 30 डेज, क्या लिखेंगे बेटा? 1 मंथ लिखेंगे, 30 डेज लिखेंगे? 1 मंथ या 30 डेज? परम कहते हैं 1 मंथ लिखेंगे, मेरे ख्याल से तो 30 डेज लिखेंगे बेटा। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है, आगे चलते हैं यहां से। रजिस्ट्रेशन कब मिल रहा है इसको? रजिस्ट्रेशन कब मिला था? रजिस्ट्रेशन मिला था 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई के बाद 30 डेज आप देख लीजिए, 25 जुलाई, 25 जुलाई प्लस 30 डेज। तो अगर 25 जुलाई में अगर हम लोग 30 डेज ऐड कर दें तो आप कहाँ पहुंचेंगे? जुलाई के बाद अगस्त में पहुंचेंगे।
तो मेरा आंसर होगा 25 ऑफ अगस्त। 25 ऑफ अगस्त। नेहा बिल्कुल आपने ठीक कहा। यश, हिफ्जुल रहमान ठीक कह रहे हैं आप। यश ने कहा 24 ऑफ अगस्त। आप ठीक कह रहे हो, वैसे होना तो 24 ही चाहिए यश, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है ना, ऑप्शन में कोई 24 अगस्त गिवन नहीं है, तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो 25 आ रहा है। मैं आपको एक बार अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो 25 जुलाई को तो छोड़ ही दो आप, तो जुलाई के कितने डेज बच गए? जुलाई में होते हैं 31, 25 डेज छोड़ दूं तो जुलाई के 6 डेज हैं, और उसके बाद जुलाई के 6 डेज के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगा अगस्त के 24 डेज, तो मेरे पास आ जाता है अगस्त का 24 डेज, तो 24 तारीख आ जाती है अगस्त के। यश ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप देखो ना एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन ही नहीं दिया 24 का, आपको ऑप्शन ही 25 का दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार ये वाली बात समझाई कि अगर आपके पास आंसर्स ना हो, आपको जो लग रहा है वो आंसर ना हो, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है वो लिख के आइए। तो आपको यहाँ पे फिर 24 की जगह 25 मेंशन कर देना चाहिए। अक्षत ने कहा 1 मंथ से 24 आएगा। चलो ठीक है, वो हम लोग आर्ग्यूमेंट सब उसमें ना करें, तो जैसे भी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर जे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज, कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें, कौन कौन से आईटीसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पहला वो कहता है यहाँ पे, हाँ ये वाला जो पॉइंट है इसको देखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर कहता है ही अवेल्ड सर्विसेज अबाउटिंग टू 175 फॉर कंप्लीटिंग द सर्विसेज। तो अवेल का मतलब इसने सर्विसेज ली हैं 175 की, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, कहीं पे और कुछ नहीं लिया हुआ इसने। बाकी तो हाँ ये भी तो लिखा हुआ है, द सर्विसेज वाज कंप्लीटेड दिस मिस्टर जे परचेस्ड कैपिटल गुड्स अबाउटिंग टू 450। तो इसका मतलब दो फिगर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक फिगर तो हमारे पास ये आ गई 450 वाली, और एक फिगर हमारे पास आ रही है 175 वाली। तो क्या इन दोनों फिगर्स के ऊपर वो आईटीसी ले पाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करनी है। बताइए क्या वो 450 और 175 दोनों का आईटीसी ले पाएगा? देखिए 175 का आईटीसी तो ले लेगा, क्योंकि 25 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में है, तो उस समय तक उसको आईटीसी वो रजिस्ट्रेशन मिल चुका था। लेकिन उससे पहले जो 450 वाला है, इसके ऊपर बात आती है थियोरेटिकली तो वो ले सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे लेगा, मेरे तो आज तक ये समझ के बाहर रहा है। मेरे को आज तक ये मेरे समझ के बाहर रहा कि जिस समय कैपिटल गुड्स परचेज करे थे इस समय, उस समय ये अनरजिस्टर्ड डीलर था, इसके बिल के ऊपर, इसके इनवॉइस के ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नहीं होगा। तो ये कैसे कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी ले पाएगा, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। हाँ अक्षित बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, रियल लाइफ में तो ये बड़ा मुश्किल काम है जी कि वो आईटीसी ले जाए। लेकिन हाँ चलो एग्जामिनर कह रहा है यहाँ पे तो मान लेते हैं इसकी बातें, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलाउ कर देना, रियल लाइफ में अलाउ नहीं हो पाएगा ये। आगे देखते हैं, सी पॉइंट पे देखते हैं क्या कहता है ये। मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि साहब इसका जो आईटीसी है वो मिलेगा, जो 4.5 लाख का है उसके ऊपर भी मिलेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर, और जो सर्विसेज उसने ली है उसके ऊपर भी मिलेगा। तो थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि भाई दोनों के ऊपर वो आईटीसी क्लेम कर जाए, लेकिन रियल लाइफ में कैसे हो पाएगा ये, दिस रिमेन्स टू बी सीन। तो अभिषेक पंसारी यहाँ पे कहते हैं ना इसका जीएसटी रिटर्न में शो होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक। और अभी तो आपको अभिषेक ये बात भी अच्छे से पता है कि सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट भी है कि जब तक आपके आईटीआर 2A और 2B के अंदर आपको आपका अमाउंट ना आ रहा हो तो आप उसका आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। तो वो वाला पॉइंट भी अभी आजकल चल रहा है, तो कैसे होगा रियल लाइफ में, ये मेरी समझ के बाहर की बात है। यशवंत ने कहा है कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा क्योंकि 18(1)A के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। परम कहते हैं सर जी रियल लाइफ में जब उसको लगेगा कि उसकी टर्नओवर ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगा तब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेगा एज पर सेक्शन 22। बेटा
अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया फिर तो रजिस्ट्रेशन मिल ही गया उसको, तब तो आईटीसी मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ना कि उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, यहाँ तो वो सेक्शन 22 की बात कर रहा है, सेक्शन 23 की बात ही नहीं कर रहा वो। यहाँ पे तो वो सेक्शन 23, 24, 25 की बात ही नहीं कर रहा ना, बात ही वो सेक्शन 22 की कर रहा है यहाँ पे। चले लेट अस मूव अहेड। अभिषेक बंसल ने कहा बट सर यहाँ तो आईटीसी नहीं मिलेगा ना कैपिटल गुड्स का, बिकॉज फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहा है। मेरे बच्चे अभिषेक, आपको ये वाली बात याद होनी चाहिए मेरे बेटा कि रजिस्ट्रेशन इसका इम्प्लीमेंट कब से होगा, लागू कब से होगा। इसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से लागू होगा, 25 जुलाई से लागू होगा, 25 जुलाई से लागू होगा इसका रजिस्ट्रेशन। कहाँ गया देखो, 25 जुलाई से होगा या कहाँ से? इसका रजिस्ट्रेशन लागू होगा 30 जून से। जिस दिन इसका टर्नओवर एक्सीड करा था 30 जून से लागू होगा। और इसने जो कैपिटल गुड्स परचेज करें वो कब परचेज करें? तो कह रहा है 5 जुलाई को इसने कैपिटल गुड्स परचेज करे 4.5 लाख रुपए के। तो जिस समय रजिस्ट्रेशन लागू हो रहा है, जिस समय रजिस्ट्रेशन लागू हो रहा है उसके बाद परचेज करे ना, तो आईटीसी थ्योरेटिकली तो वो क्लेम कर लेगा। हम यहाँ पे अभिषेक बात ये कर रहे हैं कि 5 जुलाई को अगर देखा जाए तो वो अनरजिस्टर्ड था ना, रजिस्ट्रेशन तो बाद में मिल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन बाद में मिल रहा है वो लागू हो रहा है 30 जून से, वो एक अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो बाद में मिल रहा है। अगर हम लोग 5 जुलाई को इसका स्टेटस देखें तो 5 जुलाई को तो ये अनरजिस्टर्ड था, जिस समय इसने गुड्स खरीदे थे, तो इसको आईटीसी कैसे मिल जाएगा उसके ऊपर? हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे प्राची ने कहा 25/3 में है परम वॉलंटरी, ठीक कह रहे हो आप प्राची। 30, अभिषेक बंसल 30, अक्षित का 30, अभिषेक बंसल कहते हैं वो समझ गया सर, बाद में ले रहा है। हाँ जी बेटा। चले मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एग्जामिनर हमसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर जे टू मिस्टर राम इज। ये तो हमें पता ही था ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, हमें SIR का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। लगाओ जी SIR का कंसेप्ट लगाओ मेरे बेटा, यहाँ पे SIR का कंसेप्ट, SIR। वादी कहते हैं GST1 अपलोड डेट इज 11th अगस्त, सो व्हाइल अपडेटिंग इफ ही मेंशंस GST नंबर देन ओके है। Vadi, please try to explain me this thing, that when he purchased it on 5th of July, then the supplier, the seller, whether the seller would have mentioned the GST number on the invoice. Give me the answer in yes or no, as simple as that. Vadi, can you give me the answer? Can you give me the answer, Vadi? On 5th of July, when he was purchasing the capital goods, whether on the tax invoice his GST number would be mentioned or not mentioned? Now you don't have any answer. Now you don't have any answer, because this is the logical question I am asking, and you all know this thing very well. As per section 16 subsection 2, if on the invoice the GST number is not mentioned, then you cannot claim ITC. फंसा वादी, फंसा भाई साहब, यही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग वादी, दैट इन द रियल लाइफ it will be almost next to impossible to claim ITC, but theoretically yes, you can claim ITC. Chalo, let us move ahead. Vadi, you are not my student. I'm sure for this thing. You are not my student. But then, welcome to the class. SIR का कंसेप्ट आपको याद है? एस में हम लोगों ने किया था सर्विसेज. यहाँ पे सर्विसेज कंप्लीट कब हो रही है वो बताइए. यहाँ पे सर्विसेज कंप्लीट हो रही हैं 6th of August. एस आ गया. इनवॉइस वाज इशूड ऑन 7th 6, 7 and 29 आ गया ना हमारे पास. सो दिस इज 6th August, दिस इज 7th August, दिस इज 29th August. ठीक. अब बताओ जी मेरे को फटाफट
बताओ, फटाफट मेरे को बताओ, फटाफट मेरे को बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी से बताओ भाई मेरे को। अक्षित ने कहा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, बिल्कुल ठीक है मेरे बेटा, आपने, आपकी बात 100% ठीक है, ये है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। अब ये बताओ, क्या इन दोनों का गैप इज लेस देन 45 लेस देन 30 सर्विसेज है ना, लेस देन 30 डेज? आंसर इज यस, द गैप इज लेस देन 30 डेज। अगर गैप 30 से कम होता है तो हम आई और आर का जो अर्लियर है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास आई और आर का अर्लियर क्या है, हमारे पास आई और आर का अर्लियर है 7th of August, तो हमारा आंसर विल बी 7th of August इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आंसर इज ए 7th of August, आंसर इज ए 7th of August। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीच में नवल भाई का मैसेज आया था, मैं पढ़ नहीं पाया। नवल किशोर मिश्रा आ गए हैं क्लास में, कहते हैं गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून नवल। सर जी सुनील सर की क्लास ले रहा था, अब रिकॉर्डेड करना पड़ेगा। मतलब क्या रिकॉर्डेड करना पड़ेगा, मेरी क्लास रिकॉर्डेड करना पड़ेगा या उनकी क्लास रिकॉर्डेड करना पड़ेगा? आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात को। कोई बात नहीं, आप सुनील सर की क्लास भी कर लो। अक्षित ने कहा आई आर बिकॉज विद इन 30 डेज, आपने बिल्कुल ठीक है मेरे बेटा, शाबाश। आगे चलते हैं, यहां से बढ़ चलते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एग्जामिनर पूछता है इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम, रेगुलर स्कीम वो ऑप्ट करे, इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग रेगुलर स्कीम, रेगुलर स्कीम की जगह वो अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम पे आ जाए, 10(2)A पे आ जाए, द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई विल बी। अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम पे आ जाए तो अब क्या होगा? प्राची कहती है मेरे को भी सुनील सर के रिकॉर्डेड क्लासेस करनी पड़ेंगी 1 आवर की। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप एक काम करते ना प्राची, फिर ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे बेटा। आप एक चीज़ कंप्लीट कर लो ना, जैसे नंबर आपकी भी मैं बात करूँ, सुनील सर की क्लास कर रहे थे, कर लो, पूरी कंप्लीट कर लो, उनकी पूरी लाइव कर लो और मेरी पूरी रिकॉर्डेड कर लेते। ये क्या बात हुई, उनकी आधी रिकॉर्डेड करोगे आधी लाइव करोगे, मेरी आधी रिकॉर्डेड करोगे आधी लाइव करोगे, वो मज़ा नहीं आता ना। तो सारा एक तरीके से कर लो, उनकी लाइव कर लेते, मेरी रिकॉर्डेड कर लेते। अभिषेक ने कहा मुझे भी 1 आवर्स, क्या हुआ, मुझे भी 1 आवर्स। अच्छा अब ये बताओ जल्दी से, अगर ये रेगुलर स्कीम में होता, अगर ये रेगुलर स्कीम में होता तो क्या करते? अगर ये रेगुलर स्कीम में होता तो आप सॉरी, अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में होता तो क्या करते? वो कह रहा है कि इसने सर्विसेज कब दी है, इसने सर्विसेज दी हैं कितने की, 6 लाख रुपए की सर्विसेज दे रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाख, तो ये 6 लाख की सर्विसेज दे रहा है। तो अगर ये 6 लाख की सर्विसेज दे रहा है और तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, 6 लाख रुपीज़ का 6%, 6 × 36 और 36 का भी आधा आधा कर देंगे, 18 ईच कर देंगे आप, 18 और 18, 18 में 18, तो आंसर हमारा 18 ईच का आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाँ दिया हुआ आंसर 18 का, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। ठीक है, नवल किशोर कहते हैं मैं वही किया, उनका लाइव कर लिया, अब आपका रिकॉर्डेड। ठीक है जी। परम ने कहा 6%, यश ने कहा 6%, प्राची ने कहा 18 ईच, अभिषेक ने कहा 18, अक्षय ने कहा 18,000 ईच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, शाबाश, वेरी वेल डन। एंड लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट केस स्टडी। होपफुली हमारा लास्ट ही होगा, होपफुली लास्ट केस स्टडी रहेगा हमारा। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्लास 1:30 तक है आज, तो वी आर स्टिल लेफ्ट विद 20 मिनट्स। नेक्स्ट आइए, मिस्टर जे इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मिसेस जे, सॉरी मैं मिस्टर जे कह रहा हूँ, मिसेस जे है जी, जनानी है। शी इज रजिस्टर्ड अंडर GST and has opted to pay tax under the composition scheme for the services under 10(2)A. The turnover for the quarter ending June was 12 लाख रुपीज, तो 12 लाख रुपए का क्वार्टर है।
नवल ने कहा आज आपका क्लास कब तक है बेटा? नवल 1:30 तक क्लास है बच्चे, 1:30 तक क्लास है। During the month of July, she crossed the aggregate turnover of 50 lakh rupees and opted for out of composition scheme. तो पहले composition scheme में चल रही थी, उसके बाद composition scheme से वो बाहर आ गई। She also started trading of goods in the month of July. She supplied an order to Breathwell LLP on ex-factory basis, the details of which are as follows. ex-factory basis का मतलब ये है कि फैक्ट्री तक उसका जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री के बियॉन्ड जो कॉस्ट होगा उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है। बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 53,000 रुपीज का। तो मेरे को ये लग रहा है कि एग्जामिनर यहाँ पे आपसे ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, ऐसा मेरे को समझ आ रहा है कि एग्जामिनर ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहेगा सेक्शन 15 के अंदर। बेसिक प्राइस 53, आउटवर्ड फ्रेट 12, पैकिंग चार्जेस 5, discount given on receiving the payment 2,000 rupees which is not included in the invoice। आप लोग सब मेरे को बताएंगे बेटा, अगर इनवॉइस का अमाउंट, अगर डिस्काउंट का अमाउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं होता, अगर डिस्काउंट का अमाउंट इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं होता मेरे बेटा, तो आप सब बताइए क्या उसका हमें डिस्काउंट मिलेगा? जब हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टीवी कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट लेस होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। सागर बिल्कुल आपने ठीक कहा, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अक्षित ने कहा डिस्काउंट नॉट अलाउड, फालिया ने कहा नहीं लेंगे डिस्काउंट, अभिषेक बंसल कहते हैं इग्नोर कर दो, यशवंत ने कहा नहीं होगा, हिफ्जुल रहमान कहते हैं नो, प्राची इग्नोर, नेहा नहीं मिलेगा, तनु नहीं, जैसिका शर्मा नो सर जी, सुधांशु नॉट अलाउड, परम ने कहा नहीं मिलेगा डिस्काउंट, पलक ने कहा इग्नोर, अक्षत ने कहा इग्नोर, हिफ्जुल रहमान कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू है 70,000 रुपीज, परम ने कहा एंड फॉर नॉट अलाउड, एंड फॉर नॉट अलाउड, उसके बाद अक्षत ने कहा नहीं मिलेगा, परम ने कहा एंड फॉर नॉट अलाउड। चलिए लेट अस मूव अहेड। फॉर द सप्लाईज टू ब्रेथवेल LLP, for the supplies to Breathwell LLP, Breathwell LLP को सप्लाई करा है, she received half of the amount in advance on 22 July. The goods were dispatched from her factory on 25th July and delivered on 28th of July. She raised the invoice on 30th July and the balance payment was received on the same date. मेरे को आप लोग सब बता दो, मेरे को आप लोग सब बता दो, यहाँ पे इनवॉइस का चैप्टर पूछ रहा है, आप लोग सब मेरे को बताओ, अगर गुड्स का मामला है और कॉम्पोजिशन की फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? बस इतनी सी बात बता देना। अगर गुड्स का केस है, गुड्स का केस है, कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं हो रही है, तो वेदर डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट इज रेलेवेंट या नॉट रेलेवेंट? इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट। तो इनवॉइस की डेट कौन सी होगी? इनवॉइस इशू करने की डेट कौन सी होगी? इनवॉइस इशू करने की डेट होगी जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया या आखिरी दिन जिस दिन आप इनवॉइस इशू कर सकते थे, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया या जिस दिन आखिरी दिन आप इनवॉइस इशू कर सकते थे, उन दोनों में से अर्लियर। तो यहाँ पे परम कह रहे हैं अगर ये टाइम एंड सप्लाई है, परम आपकी बात ठीक हो जाएगी, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 लग जाएगा। पर वो देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या मांग रहा है, क्या एग्जामिनर यहाँ पे आपसे टाइम सप्लाई मांग रहा है या वो इनवॉइस की डिटेल्स मांग रहा है, वो देखना पड़ेगा हमें। परम ने कहा 13(2), नहीं बेटा परम 13(2) नहीं होगा, 12(2) ही होगा क्योंकि गुड्स का केस है। 13 जो है वो सर्विसेज के लिए होता है मेरे बच्चे, 13 सर्विसेज के लिए होता है और ये वाला जो टॉपिक होता है वो 12(2) में आता है। तो अब 12(2) आंसर इसका ठीक है, 13(2) इसका आंसर ठीक नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कहता है मिसेस जे रिसीव 25 इनवॉइसेस फ्रॉम वेरियस सप्लायर इन्वॉल्विंग GST of 150 for the month of July. While filing GST 3B for the said of month of today, she found that only 20 invoices involving GST of 1 lakh rupees were uploaded by the supplier. तो भाई जितना अपलोडेड होगा उसी का आपको ITC मिलेगा, बाकी आपको ITC नहीं मिलेगा। आराम से घर पे बैठो।
मिसेस जे सप्लाइड गुड्स टू द फॉलोइंग पर्सन्स, यहाँ पे सप्लाईज की डिटेल दे रहा है। मिस्टर पवन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, माल दिया है 150 रुपये का। तो यहाँ पे क्योंकि 150 रुपये का माल दिया है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। प्राची कहते हैं 5% वाला लेटेस्ट अमेंडमेंट है। प्राची 5% तो हट गया ना, खत्म हो गया 5%, तो 5 तो खत्म हो गया ना, ये तो अमेंडमेंट है कि 5% खत्म हो गया। उसके बाद मिस्टर उमेश एक रजिस्टर्ड पर्सन है, 110 रुपये का है, ये भी आपको इन्वॉइस देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे रेन ट्रस्ट एक अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, लेकिन इसका माल 250 रुपये का है, तो इसको देना पड़ेगा, इनवॉइस देना पड़ेगा। यू नीड टू इशू इनवॉइस टू दिस पर्सन। इस केस में इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। निखिल कहते हैं जान के बाद, क्या बेटा जान की बात कहाँ से आ गई? अपनी जान क्यों निकाल रहे हो? सर रजिस्टर्ड पर्सन है तो देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओहो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे गलती कर दी भाई मैंने, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे भी देना पड़ेगा भाई, सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई। उसके बाद वो कहता है नन ऑफ द अबव पर्सन रिक्वायर्स अ टैक्स इनवॉइस, ऊपर किसी को भी टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देंगे हम लोग, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, all amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All supplies referred above is intrastate unless specified as otherwise. Condition applicable for availment of RTC are fulfilled subject to the information which is given above. From the information provided above, choose the most appropriate answer to the following questions. निखिल कहते हैं जनवरी के बाद सर 5% वाला नहीं लगेगा। कहा तो बेटा नहीं लगेगा, बेटा कहा तो मैंने कई बार कह दी ये बात। तो आओ जरा ध्यान से पढ़े। एग्जाम में पूछता है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जून के महीने तक तो भाई ये कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर ही रहा था, जून तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर ही रहा था, और 12 लाख का टर्नओवर था, तो 12 लाख का 6% आता है, 12 के 72,000 आ गया। 72,000 को भी आधा आधा कर दोगे तो 36 ईच आ जाएगा। तो माई आंसर विल बी 36 ईच। ये मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 12 लाख ही तो है, टर्नओवर 12 लाख है, 12 लाख का 6%, 72। तो आंसर इज डी। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, किताब नहीं है भाई मेरे पास, कहाँ से ठीक करूं भाई इसको? यहाँ पे ठीक करते हैं, साथ साथ में ही ठीक हो जाए तो अच्छा रहता है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, नहीं यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। केस स्टडी नंबर कौन सा है? केस स्टडी नंबर है भाई 11। तो 11 पे जाते हैं। डिंग 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 डिंग। अरे ओ ये तो काफी पीछे है फिर। एक मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं साथ साथ में करेक्शन कर दूं, क्योंकि आंसर में हमने बी लिख दिया है गलती से, बी नहीं होगा डी होगा, तो दिस इज डी, मैंने करेक्शन कर दिया है साथ साथ में। ओके नेक्स्ट आइए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। परम ने कहा बिल्कुल परम यही काम किया है बेटा मैंने, अपनी बुक के अंदर हाथों हाथ मैंने करेक्शन मार्क कर दिया है बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूट द वैल्यू द सप्लाई विच इज मेड बाय मिसेस नेहा टू ब्रेथफेल कंपनी। नेहा कहाँ से आ गई? जे थी ये तो। ओहो यहाँ पे भी गड़बड़ है क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको भी ठीक कर देते हैं। नेहा को मार देते हैं, जे को जिंदा कर देते हैं। जे आ गई, नेहा को मैंने यहाँ से मार दिया। तो मिसेस जे ने जो सर्विसेज दी है भाई उसकी वैल्यू बताओ। अब उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो जी 53,000 का बेस प्राइस है, आउटपुट सप्लाई आपने ऐड करना है, पैकिंग
पैकिंग आपने ऐड करना है, डिस्काउंट को आपने लेस नहीं करना, तो टोटल आता है 53 + 12 + 5। 53 + 12 + 5 इज इक्वल टू 70,000। और ऊपर देखना क्वेश्चन में कहीं 70,000 गिवन है? लो जी, लो मजे, 75,000 कहीं गिवन ही नहीं है, 70,000 कहीं गिवन ही नहीं है ऑप्शन में। तो इसलिए मैंने लिख दिया आंसर इज नॉट एप्लीकेबल, टोटल वैल्यू विल बी 70,000। तो सी इंस्टीट्यूट से ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमें इन गलतियों को लेके बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। पलक जोशी ने कहा 70, नेहा ने कहा 70, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन 3 पे आइए। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन 3 पे, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिसेस जे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में यश ने कहा एक्स फैक्ट्री है तो आउटपुट थोड़ी आएगा, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आउटपुट क्यों नहीं आएगा बेटा? आप ये बताओ ना यश, यश आओ जरा इसके ऊपर चर्चा करें। यश आउटपुट क्यों नहीं आएगा? अगर तो परचेजर आपकी फैक्ट्री पे आके सामान लेके जा रहा है और अगर परचेजर फ्रेट का खर्चा कर रहा है तो नहीं आएगा, तो आप सप्लायर की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे या ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से साफ साफ ये बात पता चल रही है कि जो सप्लायर है ये आउटवर्ड फ्रेट का खर्चा सप्लायर कर रहा है, मे बी ऑन बिहाफ ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के कहने पे। लेकिन अगर ये खर्चा सप्लायर कर रहा है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा, इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है मेरे बेटा, बिल्कुल भी कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है यश, चलो अब यहां से मैं और आगे बढ़ूं, मैं यहां से और आगे बढ़ता हूं। देखो एग्जामिनर क्या कहता है यहां से। एग्जामिनर कहता है कि आईटीसी का अमाउंट कैलकुलेट करो। हमने भी आईटीसी का अमाउंट कैलकुलेट करा। देखो जिसका अपलोड नहीं हुआ अभी तक आईटीसी, जिसका आईटीसी अभी तक अपलोड नहीं हुआ या इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहां पे आएगा 0, गलती से लिखा हुआ 1 लाख। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलती से ये वाला काट दिया। तो जिसका आईटीसी अच्छा ये अपलोडेड है तो उसका तो आपको मिल जाएगा, और जिसका आईटीसी अपलोडेड नहीं है उसका आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर 1 लाख रुपए आएगा, ना कि 1,10,000 रुपये। तो मेरे को ये वाला आंसर भी इसका ठीक करना होगा। 1 सेकंड दीजिएगा, मैं हाथों हाथ इसका आंसर ठीक कर लूँ, कहीं बाद में भूल जाए तो स्यापा पड़ जाता है जान को। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अभिषेक ने कहा ये अमेंडेड के पहले का होगा। हाँ वो मैंने, ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने ये वाली बुक अपनी अपडेट करी थी तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट विल बी द टाइमर सप्लाई टू टाइमर सप्लाई विच इज मेड टू ब्रेथ वॉल विच इज एन एलएलपी। तो ब्रेथ वॉल का है तो फिर टाइमर सप्लाई क्या होगा ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। तो टाइमर सप्लाई जो होगा वो गुड्स से रिलेटेड है, पेमेंट की डेट रेलेवेंट नहीं होती है। तो आपने लेना होगा यहाँ पे जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या जो लास्ट डेट थी इनवॉइस इशू करने की, विच एवर इज अर्लियर। तो लास्ट डेट हमारे पास 25 जुलाई आ रही है, तो 25 जुलाई इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। And then going to last question for today, that is question number 5। एग्जामिनर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ज़रा ध्यान से देखते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। एग्जामिनर 25 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दैट मिसेस जे नीड नॉट इशू द इनवॉइस टू द फॉलोइंग पर्सनस। किसको इनवॉइस इशू नहीं करना? तो देखिए जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है
जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वैल्यू 200 से कम है, वहाँ पे इन्वॉइस इशू नहीं करना। लेकिन जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो वैल्यू 200 से कम है, आपको इशू करना होगा, तो इसको करना होगा। और जो तीसरा अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू 250 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी आपको इन्वॉइस इशू करना होगा। एग्जामिनर पूछ रहा है कि किसको इशू नहीं करना, किसको इशू नहीं करना, तो पवन को इशू नहीं करना। आंसर होगा हमारा ए, पवन के नाम के व्यक्ति को आपने कोई इनवॉइस इशू करके नहीं देना है। ठीक है जी। तो चलो आज हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं। हम लोगों ने 8 नंबर से स्टार्ट किया था आज, तो 8, 9, 10, 11 4 केस स्टडीज हम लोगों ने कर लिए हैं। अब कल जब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो 12 से करेंगे, 12, 13, 14, देन विल गो टिल 15, 15 के बाद आएगा हमारे पास व्हाट, बस 15। तो मेरे ख्याल से कल हम लोग ये सारी की सारी केस स्टडीज कंप्लीट कर देंगे। कल हमारे पास 12, 13, 14, 15 4 केस स्टडीज हैं। कल हम लोग ये 4 केस स्टडीज कंप्लीट कर देंगे। ठीक। तो यहाँ पे परम कहते हैं पवन को ना दो, बाद में कंसोलिडेटेड कर देगा। अच्छा। प्राची कहते हैं जीएसटी की केस स्टडीज काफ़ी कर ली, अब कल इनकम टैक्स की कर रहे हैं 3-4, तो कैसा रहेगा? नहीं बेटा, पहले एक बार हम लोग इसकी कंप्लीट कर लें, जीएसटी की कंप्लीट कर लेते हैं पहले एक बार। एक क्लास और है, उसके बाद फिर परसों तो मैंने आपको इनकम टैक्स का करवाना ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरे को ये है कि एक बार एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्विच ओवर करके दूसरे पे जाए। तो लेट अस टेक वन मोर क्लास प्राची, कल की एक क्लास और लेते हैं जहाँ पे मैं आपको केस स्टडी अभी करवा देता हूँ इसी का, जीएसटी का, जिसकी वजह से एटलीस्ट हमें ये एश्योरेंस हो जाए कि जो हमारा 40 मार्क्स का जीएसटी एटलीस्ट वो हमने कंप्लीट कर दिया, एंड वी हैव नॉट केप्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर द गुड परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। बाकी उसके बाद फिर इनकम टैक्स तो हमने करना ही है, उसमें तो कोई किसी भी प्रकार का कोई डिनाइल है ही नहीं। तो आप लोगों ने कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो एक बार बताइए। जसिका ने कहा ओके सर। अच्छा हाँ, एक लास्ट टाइम एक बार अनाउंसमेंट दोबारा से कर देता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ आज रात को जो जीएसटी का टेस्ट है, आज 15 तारीख है, जो भी आज रात को जीएसटी का टेस्ट है उस पर अपीयर ज़रूर करिएगा। मैंने कल आप लोगों के ग्रुप के अंदर लिंक भेजा था। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को अभी सुन रहा है और जो ग्रुप में नहीं है, मेरे को आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा और मैं आपके साथ लिंक भी आज शेयर कर दूंगा, जिसको यूज़ करके यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर जो कि आज रात को होगा। और फिर कल दोपहर को लगभग 2 बजे या 3 बजे, जैसे भी हम लोगों को सबको सूट करेगा, हम लोग उसकी एक स्पेशल क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी कर लेंगे। तो ये था आज की एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। तो जो स्टूडेंट्स क्लास में आज नहीं हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिएगा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में आप लोग भी ज़रूर इसको कीजिएगा। आज यहाँ तक करते हैं, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। मैं आपको मिलूँगा कल एट द सेम टाइम। टिल द टाइम मुस्कान कह रही है आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? अरे मुस्कान, ये कैसे कि आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं पता? यशवंत, एक बार मुस्कान को मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। परम आप दे दीजिए। फालिया, यश फालिया, एक बार बेटा जाने से पहले मुस्कान को मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पे अभी मुस्कान कोई ना कोई टाइप कर देगा, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है यशवंत, एक बार बेटा इनको मुस्कान को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। ओके सर, आई हैव डाउट। कोई बात नहीं, जो डाउट आपका है मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आपके पास अभी व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, उस पर पूछ लीजिएगा आप, या नोट कर लो मेरा नंबर, आप नोट कर लो। अगर कोई नहीं दे रहा है या दे पा रहा है तो मैं आपको देता हूँ। ये है 8010921000, 8010921000। तो आप मेरे को इसके ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।